Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, today our topic is equilibrium. So first equilibrium word जब बात आ रही है, ये तो बात ध्यान में रखें कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में, तो उसका मतलब उसमें अनबैलेंस फोर्सेस कितनी है? देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स. दैट मीन बॉडी, व्हेन द बॉडी इज इन द रेस्ट, इट मे बी एक्टेड by the different forces, but the unbalanced force is zero. Let's suppose ये डस्टर मेरे हाथ पे रखा हुआ है, इसका मतलब इसका एक वेट है जो डाउनवर्ड जा रहा है. अगर लेट सपोज इसका वेट है 5 न्यूटन, तो आप समझ जाएं कि मेरा हाथ जो है रिएक्शनल फोर्स भी 5 न्यूटन अपवर्ड दे रहा है, इसलिए बॉडी रेस्ट में. नेट फोर्स क्या हुई? नेट फोर्स जीरो. व्हेन देयर इज नो नेट फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, means the resultant force is zero, then the body is said to be in the state of equilibrium. क्या मतलब है equilibrium? Acceleration now. क्या मतलब? Force is only the agent which is responsible to produce the acceleration. Means if there is no linear acceleration or no angular acceleration, the body is said to be in the state of the equilibrium. पहली बात बता रहे हैं, जब बॉडी रेस्ट में, तो वेलोसिटी कितनी हुई? जीरो. थोड़ी देर के बाद देखते हैं बॉडी रेस्ट में, तो वेलोसिटी कितनी? जीरो. चेंज कितनी है? पहले भी जीरो थी, अब भी जीरो है. देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी. जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगी तो एक्सीलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होगी. दैट मींस द बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम. ओके, आई एम ड्राइविंग अ कार फ्रॉम हैदराबाद टू कराची, लेट्स सपोज. मैं हर सेकंड के बाद देख रहा हूं मेरी स्पीड सेम है, डायरेक्शन एक ही है, कहां? टुवर्ड्स कराची. व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, if there is no change in its velocity, then what will be the acceleration? Acceleration again will be zero. तो आपने देखा कि या तो बॉडी रेस्ट में हो या मूविंग बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो, दोनों सूरतों में एक्सीलरेशन नहीं होती. सो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम. व्हाट इज द इक्विलिब्रियम? व्हेन अ बॉडी इज इन द रेस्ट और मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम क्या है? द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम जब बॉडी क्या हो? It remains in the rest or move with a uniform velocity. The bodies in an equilibrium do not possess any acceleration. ना तो उसमें linear acceleration होती है, ना ही उसमें uniform acceleration होती है. उसके बाद बेटा आपके पास है static. ये जो आपने देखा, दो बातें आपने कही इक्विलिब्रियम में, दो कही. When a body is in the rest, दूसरा क्या कहा? With the uniform velocity. इसका मतलब बॉडी रेस्ट में भी है, यूनिफॉर्म मोशन में भी है. व्हेन अ बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट, देन सच इक्विलिब्रियम इज नोन एज स्टैटिक. मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मूव नहीं कर रहा हूँ. राइट नाउ आई एम इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम. व्हेन अ कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, देन इट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ द डायनेमिक इक्विलिब्रियम. तो आपने देखा कि जब बॉडी रेस्ट में होती है, उसमें जो इक्विलिब्रियम होता है उसको क्या कहते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं. और जब बॉडी मूव कर रही होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं. बेटा जैसे सपोज करें, आपने ये ज़्यादातर एग्जाम्पल आपके कोर्स में भी आपने पढ़ी थी कि पैराशूटर जब जंप करता है पैराशूट की मदद से, प्लेन से या हेलीकॉप्टर कहीं से भी, तो पहले तो उसमें एक्सेलरेशन होती है, लेकिन जैसे ही उसकी पैराशूट ओपन होती है तो क्या होता है बेटा? उसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे की जाती है, एयर फोर्स अप्लाई करते हैं अपवर्ड और अर्थ उसको डाउनवर्ड पुल कर रही है. ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और नेट फोर्स आपकी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है. इस तरह से इसको हम क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं. दैट मीन्स अ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ द डायनामिक इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. और इसके बाद आप अगर जाएं तो देखें इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स हो गए, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा क्या था? डायनेमिक इक्विलिब्रियम. अब हमारे स्टेट्स ऑफ द इक्विलिब्रियम क्या होते हैं? दैट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. देयर आर द 3 स्टेट्स ऑफ द इक्विलिब्रियम. वन, स्टेबल इक्विलिब्रियम. देखो कैसे है. लेट्स सपोज दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड लाइक दिस. इज इट इन द रेस्ट? या दिस वन इज इन रेस्ट. दैट मींस दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. अब मैंने क्या किया? इफ आई अप्लाई द फोर्स, आपको ये तो पता ही होगा कि जब भी फोर्स अप्लाई की जाती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. मींस इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब. इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हुआ. मैंने इसको ऐसे मूव किया, अप गया, छोड़ा, वापस अपनी जगह पे आ गया. आपको पता ही है वापस क्यों आया और क्या कंडीशन थी. लुक एट दिस वन. लेट्स सपोज दैट वाज एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस. इट इज एन इक्विलिब्रियम. तो ये ऊपर आ जाता है इस तरह से. दिस बॉडी कम्स लाइक दिस. पहले इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर था, अप करने से अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज हो गया, अप हो गया.
जैसे ही आपने जो फोर्स जिस अप्लाई की हुई थी उसको हटाएंगे, ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा यहीं पे। दैट मीन्स व्हेन अ बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम, when a force is applied, or you may say in other words, when the equilibrium position is being disturbed like this, by removal of the force it regains its original position. Such state of the equilibrium is known as stable equilibrium. जो ऑलरेडी किसमें हो, इक्विलिब्रियम में फोर्स अप्लाई किया, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज हो गया, ऊपर हो गया, जैसे यह फोर्स हटाएंगे वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगी. दिस इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम. दिस स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम. अब एक और चीज की तरफ आते हैं बेटा. आपने देखा इसमें एक चीज जो इंपॉर्टेंट नोट करने वाली वो थी कि जब आपने फोर्स अप्लाई की थी उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो गया था, रेज हो गया. तो रेज होने के बाद वापस अपनी जगह पर है. अब एक और चीज की तरफ जा रहे हैं बेटा. अगर सपोज करें यही इरेजर ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, और अगर देखा जाए तो ये यहां पे ऐसे आ गया बेटा, और ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ऐसे इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में, ठीक है. फोर्स अप्लाई की, ऐसे हो गया, यानी अब कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, ऐसे आ गया बेटा, यहाँ पे आ गया. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले यहाँ पे था, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो गया, लोअर्ड हो गया. पहले ये हाइट थी, अब ये हाइट हो गई. देखो पहले यहाँ तक था, ये ऐसे रखा हुआ है, फोर्स अप्लाई की, ऐसे हो गया, डाउन ऐसे आ गया बेटा. दैट मीन्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी. अब अगर मैं फोर्स को रिमूव करूंगा तो यहां पे आ जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा वापस. इट मीन्स व्हेन अ बॉडी इज इन द इक्विलिब्रियम, इफ दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन इज बीइंग डिस्टर्ब्ड, इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोअर्ड, इट विल नेवर रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन. जो अपनी इसकी ओरिजिनल पोजीशन वहां पे नहीं जाएगा. सच स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. इसको हम क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और स्टेबल में देखो फर्क क्या आया कि पहले में क्या था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज्ड हुआ, रिमूवल ऑफ द फोर्स के बाद वापस अपनी जगह पे आ गया, स्टेबल. दूसरे में हमने क्या किया बेटा, डिस्टर्ब किया, फोर्स अप्लाई की, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो गया था, लोअर्ड हो गया था, नीचे हुआ. रिमूवल ऑफ फोर्स के बाद वो अपनी जगह पे तो नहीं आया, बल्कि क्या हुआ बेटा, इट टुक द न्यू पोजीशंस, न्यू स्पेस. सो सच स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. तो इसके अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बाद अगर आप आ जाएं तो आपके पास है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. अच्छा बेटा, एक स्फेरिकल बॉडी है, सपोज करें ये बॉल है, ये क्या है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है. बॉडी, बॉल किस में है, रेस्ट में. ये बॉल किस में है, रेस्ट में है. ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर, बॉल किस में, रेस्ट में. मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, बॉडी स्टार्ट टू मूव, यहां से यहां पे आ गया. आपको पता है पहले रेस्ट में था, पहले किस में था, रेस्ट में था, इक्विलिब्रियम में था. फोर्स अप्लाई की, पहले जीरो से वेलोसिटी चेंज हो गई और बॉडी यहां पर आ गई, ऐसे मूव कर रही है. क्या इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो था पहले भी इतना था, अब भी इतना ही. हाइट ये तो सेम रही, ये देखो ये तो सेम रही. दैट मीन्स when a body is in the state of the equilibrium, when the force is applied, means its equilibrium is being disturbed, if its center of gravity neither rises nor lowered, ना तो उसकी राइज हुई है ना ही लोअर्ड हुई है, बल्कि इट स्टेट्स एट द सेम स्टेज. सो सच स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम इज नोन एज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. इज इट ओके? सो आफ्टर द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, अगर देखा जाए स्फेरिकल बॉडीज या ऐसी बॉडीज जिनको अगर मूव किया जाए और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना तो ऊपर हो ना नीचे, तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं. आफ्टर दैट देयर आर द टू कंडीशंस फॉर द इक्विलिब्रियम. फर्स्ट कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम है क्या चीज. लेट्स सपोज बेटा, मेरे दोस्त मुझसे मोहब्बत ज्यादा करते हो, कुछ फ्रेंड्स मेरे इस हाथ से मुझे ऐसे पुल कर रहे हैं कि आओ चले चाय पीने चलते हैं, कुछ इस तरफ से कर रहे हैं. इस साइड वाले दोस्त 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस साइड के दोस्त भी 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई. मुझे बताएं मैं किस तरफ जाऊंगा तो नहीं मेरे बाजू टूट सकते हैं भाई. बैलेंसिंग फोर्सेस हो गई. दैट मीन्स बाय द लेफ्टवर्ड फोर्सेस देयर विल बी नो मोशन. इसी तरह से when the upward forces are balanced by the downward forces, again the body will remain in the state of the equilibrium. First condition क्या कह रही है, the sum of all the forces along the x-axis is equal to 0 and the sum of all the forces along the y-axis is equal to 0. This condition is known as first condition of the equilibrium. Let's suppose बेटा यहाँ पे एक ये ऑब्जेक्ट है, इस पे कुछ फोर्सेस अपवर्ड हैं,
सपोज करें F1 और कुछ डाउनवर्ड है F2, अगर F1 और F2 का सम क्या हो जाए 0, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द y एक्सिस इज इक्वल टू 0। इसी तरह से कुछ फोर्सेस यहाँ पर है F3 और यहाँ पे कुछ फोर्सेस हैं F4, अगर F3 F4 के बराबर हो जाए दैट मीन्स सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द x एक्सिस इज इक्वल टू 0, दिस इज नोन एज द फर्स्ट कंडीशन, एंड सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन के वाले से, या आप ये भी कह सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स की बात करें तब भी आप कह सकते हैं सम ऑफ ऑल द फोर्सेस नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0। बेसिकली इसको हम लेते हैं दो कंपोनेंट्स में अलोंग द x एक्सिस एंड y एक्सिस, दिस वन इज फर्स्ट कंडीशन। लेकिन कभी कभी बेटा सेकंड कंडीशन की तरफ हम जा रहे हैं। सेकंड कंडीशन क्या कहती है? अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि अगर मैग्नीट्यूड भी सेम है, एक फोर्स यहाँ पे एक जैसे कपल की हमने बात की थी, लेकिन जैसे फोर्स अप्लाई बैलेंस करने के बजाय ये क्या होने जाता है, रोटेट शुरू हो जाता है। इसका रोटेटिंग फोर्स को क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं, यू नो दैट। सेकंड कंडीशन में क्या है? इट स्टेट्स दैट द बॉडी विल बी इन अ rotational equilibrium if the sum of all the torque acting on a body is equal to 0. Second condition क्या कह रही है? Sum of all the torque is equal to 0, then the body will remain in the rotational equilibrium. So this is known as second condition of the equilibrium. बेटा second condition के बाद एक और थ्योरम भी आप इसको कह सकते हैं, इसको जनरल कंडीशन भी आप कह सकते हैं। तो जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है कि जब उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन और आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन दोनों ही 0 हो। जैसे सपोज करें जनरल कंडीशन की तरफ हम आए तो हम कहते हैं कि एक कार अगर रोड पे मूव करिए तो उसमें दोनों मोशन होते हैं, लीनियर मोशन भी होता है और उसका टायर जो मूव कर रहा है वो क्या है? रोटेशनल मोशन है। इसका मतलब है दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तो उसको हम क्या कहते हैं? जनरल कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। उसके बाद थ्योरम की बात करें, इफ अ बॉडी इज इन अ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम about that given point, it must be 0 at any other point. So according to this theorem, we are independent to choosing the axis about which the momentum is taken. So that was the theorem of the equilibrium. उसके बाद बेटा angular momentum क्या है? एक आपने पढ़ा था, जब सिर्फ मोमेंटम की बात करें तो उसको लीनियर मोमेंटम कहते हैं। आपको याद होगा P से कहा था, P it's a vector, that's the product of the mass and the velocity. Remember that we have done in a previous chapter. The product of mass and the velocity is known as the linear momentum. और याद रखना बेटा लीनियर मोमेंटम को ही सिर्फ मोमेंटम हम कह सकते हैं। लेकिन अब अगर हम आ जाएं एंगुलर मोमेंटम क्या है? बहुत सिंपल सा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट ओरिजिन is defined as the vector product of the position vector and linear momentum. Angular momentum को L से शो करता है। This one is a cross product of R and P. आपको पता है ये P क्या है, R क्या है? पोजीशन वेक्टर। P क्या है? P क्या है? लीनियर मोमेंटम। सो L इज इक्वल टू व्हाट? आप अगर इसको सिंपली ले जाएं R P और क्रॉस प्रोडक्ट है मीन साइन थीटा, क्योंकि ये L का एक वेक्टर है। यू मे राइट योर डायरेक्शन फॉर दिस वन इज अ फार्मूला फॉर दी एंगुलर मोमेंटम। लेकिन इसमें अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, L के मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या हो जाएगा? R P साइन थीटा हो जाएगा बेटा। अब अगर यहाँ पे आप एक और चीज़ की तरफ आए तो यहाँ पे अगर एंगल जो R और P के बीच में अगर 90 डिग्री होगी तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैक्सिमम। और अगर 0 होगी तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। सो दैट मीन्स इसमें एक और चीज़ भी आप इसमें पुट करें, देखें बेटा यहाँ पे। सो L यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू R। ये P है किसके बराबर? P इज व्हाट? P इज इक्वल टू किसके होता है? mv के होता है और इनटू साइन थीटा। आप ये भी कर सकते हैं। सो L इज इक्वल टू mrv sin theta. So this one is also the formula in terms of the velocity. In terms of the velocity angular momentum का फार्मूला क्या है? और आपको ये भी जहन में होना चाहिए ये v जो आया है, v क्या है? टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी और रेडियल डिस्टेंस हमेशा एक दूसरे पे क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। जब हम परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो एंगल क्या हो जाती है? 90। दैट मीन्स L इज इक्वल टू mvr। सो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mvr। क्यों हुआ? क्योंकि साइन 90 बराबर 1 के है। यहाँ पे साइन 90 रखेंगे तो 1 के बराबर mvr। This one is the formula for the magnitude of the angular momentum in terms of velocity. बेटा यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला mvr। भाई मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम। वेलोसिटी का क्या है? मीटर पर सेकंड। r का क्या है? मीटर। सो दैट मीन्स किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये भी हो सकता है।
अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए कलेक्टिव यूनिट के अंदर, तो आप देखें इसको अगर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लें सेकंड से, तो आपके पास पता है क्या हो जाएगा, ये किलोग्राम, ये मीटर, सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर, ये मीटर अपनी जगह पे और ये सेकंड अपनी जगह पे, ये सेकंड, ये पूरा क्या हो गया न्यूटन, तो यहाँ पे हो गया न्यूटन मीटर सेकंड। न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, जोल के, जोल सेकंड। सो दैट मीन्स इट्स ऐसा यूनिट, कलेक्टिव यूनिट इज जोल सेकंड। एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या है, जोल सेकंड भी है। इसी तरह से इसका डायमेंशन लिया जाए तो डायमेंशन बिल्कुल सिंपल इसी से ही लेंगे। ये क्या है, मास, इसका क्या हो जाएगा, किलोग्राम यूनिट, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, इसका मीटर। सो कैन आई राइट हियर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, दैट मीन्स m l स्क्वायर t पावर -1। सो दिस वन इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो बेसिक फार्मूला एंगुलर मोमेंटम जो है l, दैट्स इक्वल टू व्हाट, r क्रॉस p, और इसका वेक्टर प्रोडक्ट से हम इसका मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं बेटा। और वेक्टर प्रोडक्ट आपके पास याद होगा, आपके पास l क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई जे के हो जाएगा, आर के मैग क्या थे, एक्स वाई और जी थे, और यहाँ पे पी के क्या हो जाएंगे, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। सो दिस इज द फार्मूला फॉर दी प्रोडक्ट। अगर इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो आपके पास मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, उसमें मैंने आपको करके आज ही दिया है, वाई पी एक्स वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, और ये आपके पास कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, आपका एल एक्स हो जाएगा, एक्स का, और एल वाई आपने मालूम करना है, तो आप क्या करेंगे, एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स हो जाएगा। इसी तरह से एल जेड अगर कंपोनेंट आप मालूम करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स हो जाएगा। सो दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स यू कैन फाइंड इजीली द फॉर्मूला। रिजिड बॉडी, यू नो दैट, ऐसी बॉडी जिस पे अगर फोर्स अप्लाई की जाए और अगर उसका मोमेंटम यानी उसकी जो वेलोसिटी वगैरह वो चेंज ना हो तो उसको रिजिड बॉडी कहते हैं। हालांकि हम आमतौर पे हार्ड बॉडी को रिजिड बॉडी कहते हैं। यहाँ पे रिजिड का मतलब क्या है, यू नो दैट, अगर इसके ऊपर मैं ऐसे हाथ से प्रेशर करूँगा तो इसके मॉलिक्यूल्स एग्जैक्टली इन्फ्लुएंस आएंगे, डिस्टर्ब होंगे मोशन। अगर मोशन डिस्टर्ब ना हो तो उसको हम रिजिड बॉडी, इसीलिए रिजिड बॉडीज आर आइडियल बॉडीज। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जरा बराबर भी फोर्स किसी चीज पर अप्लाई करें तो उसके मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन प्रोड्यूस ना हो, ऐसा तो होता है, लेकिन हम इसको कंसीडर करते हैं। कंसीडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस पासिंग थ्रू its center of the mass with the angular velocity omega। फिर क्या है, hence the angular momentum is defined। angular momentum के हाल से अगर आप देखें L is equal to, आपने लिखा था mvr, L is equal to m। अच्छा, आपको याद होगा एंगुलर की बात करें तो आपने ये भी पढ़ चुके हैं, v is equal to किसके होता है, r ओमेगा की। अगर इसमें v की जगह पे मैंने रख दिया r ओमेगा इंटू आर, सो L is equal to m r इंटू आर क्या हो गया, r स्क्वायर ओमेगा। आपको ये भी पता होगा कि I इज इक्वल टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर के। आपको पता है I क्या है, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या से क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो L इज इक्वल टू, इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, I और ओमेगा। दिस इज आल्सो द फार्मूला इन टर्म्स ऑफ द एंगुलर स्पीड। इसके बाद बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या चीज, इसकी डेफिनेशन की तरफ अगर हम जाएं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर्स द डिफिकल्टी इन स्टार्टिंग और स्टॉपिंग अ रोटेटिंग बॉडी। एक बॉडी है जिसमें आप रोटेशन प्रोड्यूस करना चाहते हैं, इनिशियली आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ रही है, हाउ डिफिकल्ट इज टू प्रोड्यूस द मोशन। या एक मूविंग बॉडी है, उसको रोकने में आपको कितनी दिक्कत आ रही है, कितनी डिफिकल्टी आ रही है, दैट्स नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अभी हमने फार्मूला किया बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला अभी आपने किया था, I इज इक्वल टू किसके होता है, एम आर स्क्वायर के। और अगर इसका यूनिट देखा जाए, ये क्या मास, इसका क्या होगा, किलोग्राम, ये क्या है, रेडियल डिस्टेंस है, मीटर स्क्वायर। सो दिस वन इज द यूनिट। और डायमेंशन की बात करें, ये एम एल स्क्वायर, दिस वन इज द डायमेंशन। सो अब लास्ट और इनिशियल टॉपिक की फाइनल टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रोटेशनल मोशन, then the angular momentum will remain constant. This is known as the law of the conservation of the momentum। देखें, law of the conservation of the angular momentum। law of the conservation of angular momentum क्या है कि अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क उस पर ना लगाया जाए तो उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। इफ देयर इज नो टॉर्क इज अप्लाइड ड्यूरिंग द रोटेशनल मोशन, देन द एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट।
So this one is the statement of law of the conservation of एंगुलर मोमेंटम। आपको पता है मोमेंटम L इज इक्वल टू क्या था, एम वी आर था। इनिशियल कंडीशन में M1 हो V1 R1 हो तो वो हमेशा बराबर किसके रहता है, M2 V2 R2 के, वो बराबर किसके रहता है, M3 V3 R3 के एंड सो ऑन। लेकिन शर्त यहाँ पर क्या है कि उसमें एक्सटर्नल टॉर्क जो है, टॉर्क दिस शुड मस्ट बी इक्वल टू 0। सो दैट वाज योर law of the conservation of angular momentum, and I hope you have got this chapter, and this chapter is being ended. Alhamdulillah, thank you and may God bless you.